दोस्तों नमस्कार। तो आज का यह वीडियो पाल कला के विषय में है। और दोस्तों चूँकि हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए अग्रसर हैं, तो इसमें क्या है ना कि जैसे पाल कला, ठीक है, तो पाल कला के जितने भी आयाम होते हैं हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रत्येक आयाम को अध्ययन करने के पश्चात जितनी भी बिंदुएं, जितने भी तथ्य जो याद रह जाए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हमने उसका संकलन किया है। तो आप इसे मत समझिए कि पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें या कोई खास प्रश्न है। इसमें ये दिया है कि पाल कला के जितनी भी बिंदुएं हैं, पाल कला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उस सभी के लिए जो इनपुट होते हैं मैंने उसका संकलन किया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। लिखा है कि पाल कला भारतीय कला और संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में उन्नति की। ठीक है, तो ये भूमिका के रूप में है, आप इसे देख सकते हैं। परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें। जो आप जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप भूमिका के रूप में ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्थापना और समय रेखा को देखें तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी के आसपास बंगाल के क्षेत्र में की थी। पाल कला 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान फली फूली। भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो पाल कला का केंद्र वर्तमान बिहार, वर्तमान बंगाल, बांग्लादेश को मिला करके और उड़ीसा का कुछ भाग जो है वो रहा है। यह क्षेत्र जल की प्रधानता और खूब वर्षा वाला था। ठीक है, जिसका प्रभाव निर्माण सामग्री पर पड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि भौगोलिक जो स्थितियां होती है वो इतिहास को भी प्रभावित करता है। तो ये कुछ बातें हैं। शासकों का उदय देखें, शासकों का उदय देखें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात क्या है कि लगभग 600 से 450 ईस्वी के बाद बंगाल और बिहार में अराजकता फैल गई थी। इसी अराजकता में सरदारों ने मिलकर गोपाल को अपना शासक चुना था, जिससे पाल राजवंश की स्थापना हुई। प्रमुख शासकों को देखें तो गोपाल संस्थापक थे, लेकिन पाल वंश के सबसे बड़े राजा धर्मपाल, ठीक है, जो गोपाल के पुत्र थे वो हुए। धर्मपाल ने पाल साम्राज्य का बड़े स्तर पर विस्तार किया। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया, जो कन्नौज पर कब्जा करने के लिए पालों, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो कन्नौज का क्षेत्र, जो एक तरह से सत्ता शून्यता को की स्थिति वहाँ बरकरार थी, तो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहे थे, तो उसमें ये पाल शासकों ने भी भाग लिया था। धार्मिक झुकाव को देखें तो पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे, विशेषकर महायान शाखा के। ठीक है, तो महायान शाखा के संरक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने हिंदू मंदिरों का विकास किया और धार्मिक सहिष्णुता भी प्रदर्शित की। कला का प्रमाण देखें तो पाल कला की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत राजा धर्मपाल द्वारा जारी किया गया खलीलपुर कॉपर प्लेट शिलालेख है। ठीक है, कला इतिहासकार का मत के विषय में देखें तो कला इतिहासकार विद्या देहेजिया के अनुसार पाल कला इंडियन एस्थेटिक्स और कल्चर की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जिसमें बौद्ध और हिंदू आइकोनोग्राफी का मिश्रण है। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे बिंदु पर चलते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि पाल कला की महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पाल कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का विकास हुआ। तो हम लोग स्थापत्य कला को देखते हैं। स्थापत्य कला को देखें तो निर्माण सामग्री सबसे पहले देखते हैं। तो इस काल में बड़े पैमाने पर जली हुई ईंटों का उपयोग किया गया। यह मौर्य काल के पत्थरों के उपयोग से अलग था। ईंटों के उपयोग से संरचनाएं हल्की हुई, लेकिन टिकाऊपन कम हो गया। जल की प्रधानता को देखते हुए वर्षा से बचने के लिए झोपड़ी नुमा विहार और मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, महाविहार हम देखें तो ये मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे, जो बाद में अध्ययन अध्यापन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुए। संरचना में देखें तो ये आमतौर पर आयताकार होते थे। इनमें खुला आंगन होता था, जिसके चारों ओर बरामदे होते थे, और बरामदे के पीछे
कमरे बने होते थे। कुछ महाविहार 2 मंजिले वाले भी होते थे, जैसे कि विक्रमशिला। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देखें महाविहारों में तो ओदंतपुरी जो महाविहार है गोपाल द्वारा स्थापित किया गया था नालंदा के पास। उसके बाद विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था भागलपुर में। यह क्या था, ये 2 मंजिला था। सोमपुरा विश्व महाविहार को देखें तो धर्मपाल द्वारा स्थापित यह भी था। और पहाड़पुर बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश में स्थापित है। तो ये है महाविहार। अब हम लोग चैत्य के बारे में पढ़ें तो ये बौद्ध पूजा केंद्र होते थे। इन्हें बांग्ला स्टाइल रूप्स में बनाया जाता था। ठीक है, मंदिरों को देखें तो हिंदू मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ये मंदिर नागर शैली में, जो उत्तर भारतीय शैली होती है, उसमें बनाए गए थे, जिसे विशेष रूप से वांगा नागरा शैली कहा जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए कहलगांव में भागलपुर का गुफा मंदिर और गया में स्थित विष्णुपद मंदिर, जिसका अर्ध मंडप प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग स्तूप को देखें तो बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए स्तूपों का निर्माण भी किया गया। दूसरा देखें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्थापत्य कला के बाद हम लोग देखें मूर्ति कला को। ठीक है, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में पाल काल का विकास अभूतपूर्व था और यह पाल कला का एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। ठीक है, तो कांसे की मूर्तियाँ, इसके महत्व को देखें तो पाल काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कांसे की मूर्तियों को माना जाता है। तकनीक इसमें कौन सी थी, तो ये मूर्तियाँ लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी कि सिरिप प्रदीप का उपयोग करके सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। विशेषताओं को देखें तो मूर्तियों का जो अग्रभाग था अत्यधिक अलंकृत और विस्तृत होता था, जबकि पिछला भाग जो था वो पूरा सपाट होता था, यानी कि सारे अलंकरण जो है वो अग्रभाग पर किए जाते थे। इसके थीम के बारे में देखें तो मुख्य रूप से बौद्ध थीम पर आधारित थी, लेकिन हिंदू देवी देवताओं जैसे कि विष्णु बलराम की मूर्तियाँ भी इसमें मिली है। प्रमुख केंद्र उदाहरण को देखें तो नालंदा, कुकरीहार गया में और सुल्तानगंज बुद्ध जो है खड़ी मुद्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शिल्पकारों के बारे में बात करें तो धीमन और विट्ठपाल इस काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे। तुलना अगर की जाए तो पाल कला की कांस्य मूर्तियों की कलात्मक सुंदरता की तुलना अगर करें तो समकालीन चोल काल की जो नटराज मूर्तियाँ उससे की जा सकती है। तो आप इसकी जो कला है, मूर्ति कला की आप उत्कृष्टता इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट शैली थी मूर्तियों की। दूसरा है कि पत्थरों की मूर्ति। अभी तो कांसे की मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ा, फिर स्टोन स्कल्पचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सामग्री में देखें तो कौन से पत्थर का इस्तेमाल होता था, तो काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी। और इसके जो प्राप्ति स्थल प्राप्त हुए हैं ये मुंगेर और संथाल परगना से ये पत्थर मंगाए जाते थे। ये मूर्तियाँ भी अत्यधिक अलंकृत होती थी। इसके बाद टेराकोटा कला भी इस समय पाल कला में हम लोग देखते हैं। तो मिट्टी को पकाकर बनाए गए टेराकोटा प्लेक का उपयोग मंदिरों और विहारों की दीवारों पर सजावट के लिए किया जाता था। इस पर दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ साथ धार्मिक थीम भी चित्रित थे। उदाहरण के लिए विक्रमशिला महाविहार और पहाड़पुर से टेराकोटा कला के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अब चित्रकला को देखें तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले स्थापत्य कला को देखा, इसके बाद दूसरा नंबर में हम लोगों ने मूर्ति कला को देखा। अब हम लोग चित्रकला को पढ़ते हैं। तो पाल काल में चित्रकला का भी विकास हुआ, जिसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक चित्र कौन सी है, तो पांडुलिपि के चित्र। ठीक है, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट या मिनिएचर पेंटिंग। तो ये क्या था, इसे हम लोग पढ़ते हैं। इसका महत्व सबसे पहले देखें तो पालों को लघु चित्रकला का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भारत में छोटे स्तर पर पेंटिंग नहीं होती थी। इसी के कारण पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हुई। माध्यम इसका देखें तो ये मुख्यतः ताड़ के पत्तों पर निर्मित होते थे। ठीक है, उद्देश्य क्या थे, तो इन चित्रों का उपयोग बौद्ध ग्रंथों को चित्रित करने के लिए किया जाता था। रंग में देखें तो इनमें प्राथमिक रंगों जैसे कि लाल, नीला, काला और सफ़ेद का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए देखें बौद्ध ग्रंथ जैसे प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिक प्रज्ञा पारमिता और
पंचरक्ष इन चित्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर में देखें, जो चित्रकला के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो भित्ति चित्र को देखें। तो ये वॉल पेंटिंग क्या थी, तो स्थान में देखें तो ये महाविहारों और मंदिरों की दीवारों पर सजावट के लिए बनाए जाते थे। थीम में इसमें फूल, पशु, मानव और बोधिसत्व जो दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए अपना आत्मज्ञान विलंबित करते हैं, ठीक है, चित्रित किए जाते थे। प्रभाव में देखिए ये चित्र अजंता और बाघ गुफाओं की पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसमें नेचुरलिस्टिक थीम्स की प्रधानता थी। यानी कि नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक जो थीम है उसकी प्रधानता थी। उदाहरण के लिए देखें तो नालंदा स्थित सराय टीला से प्राप्त भित्ति चित्र जिसमें एक महिला को मेकअप लगाते हुए दिखाया गया है, इसका एक उदाहरण है। तो हम लोगों ने अभी पाल कला में जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं उसे हम लोगों ने देखा कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संबंध पाल कला से किस प्रकार से जुड़ता है और इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो पाल शासकों का कला पर बौद्ध धर्म का भारी प्रभाव था क्योंकि वे स्वयं कट्टर बौद्ध थे, ठीक है। पाल जो थे, पाल शासक, वो कट्टर बौद्ध थे। तो जब कट्टर बौद्ध थे तो प्रत्यक्ष संरक्षण मिला। पाल शासकों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों यानी कि महाविहार और बौद्ध पूजा केंद्रों यानी कि चैत्यों का निर्माण कराया। थीम की प्रधानता थी इसमें। तो थीम की प्रधानता में ये बौद्ध धर्म से जाके सीधे तौर पर जुड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि मूर्ति कला में सुल्तानगंज बुद्ध जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण मिले हैं। चित्रकला में बौद्ध ग्रंथों जैसे प्रज्ञा पारमिता को चित्रित किया गया है। सभी कला रूपों में बुद्धिज्म से संबंधित विषयों की प्रधानता थी, ठीक है। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास, ठीक है, इस काल में देखें तो हो रहा था और इसी को ये जो पाल शासक है उन्होंने अपनाया और इसकी क्या है देखते हैं कि पाल काल के दौरान बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा और हिंदू तांत्रिक विश्वासों के मिश्रण से वज्रयान बौद्ध धर्म नामक एक नए स्कूल का उदय हुआ। स्कूल का मतलब स्टाइल की एक जो प्रॉपर क्या होता है कि एक संस्थागत जो आधार मिलता है उसे यहाँ पर बुद्ध स्कूल के रूप में देखा जाता है। तो आप स्कूल का मतलब जो पारंपरिक जो स्कूल है उसे न समझे, ठीक है। फिर अब देखें शैक्षिक कार्य, तो महाविहारों में कला, वास्तुकला और छात्रवृत्ति का विकास हुआ जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ठीक है। अंतिम महान चरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण, पाल काल को बुद्ध धर्म का अंतिम महान चरण यानी कि लास्ट ग्रेट फेज कहा जाता है, जिसके बाद बुद्ध धर्म का तेजी से पतन होने लगा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे केंद्रों के कारण बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका प्रभाव नेपाल, तिब्बत और जावा, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। तो पाल कला और वास्तुकला, पाल वंश 8 से 12वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत मतलब मुख्य रूप से बिहार, बंगाल में विकसित हुई, जो बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित थी। यह कला अपनी सूक्ष्मता, धार्मिक प्रतीकात्मकता और सौंदर्य बोध के लिए प्रसिद्ध है। तो नीचे कला और वास्तुकला के प्रमुख लक्षण और उनके जो बौद्ध धर्म से संबंध है उसको संक्षेप में समझाया गया है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि बौद्ध धर्म के साथ इसका क्या संबंध है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दिया है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पाल कला और वास्तुकला और बौद्ध धर्म से संबंध क्या है, तो परिचय में देखें तो काल इसका 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है। क्षेत्र में देखें तो पूर्वी भारत यानी कि बिहार, बंगाल। प्रमुख प्रभाव देखें तो बौद्ध धर्म पर था, विशेष रूप से तांत्रिक बौद्ध धर्म पर। महत्व देखें, गुप्त काल का उत्तराधिकारी, राजपूत और मुगल काल को प्रभावित करने वाली यह कला थी। पाल कला के लक्षणों को देखें तो लघु चित्रकला, ठीक है, लघु चित्रकला। माध्यम देखें तो ताड़पत्र, ठीक है, पाम लीफ पर बौद्ध पांडुलिपियों के लिए चित्रण किए जाते थे। विशेषताओं को देखें तो जीवंत रंग इसमें होता था, लाल, नीला, पीला, हरा प्राकृतिक रंग द्रव्य थे, ठीक है। पतली, लंबी और सुडौल मानव आकृतियाँ इसमें देखी जाती है। भाव भंगिमाएँ और चेहरों की जो अभिव्यक्ति पर इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया। बुद्ध, बोधिसत्व, तारा और अन्य बौद्ध प्रतीकों का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है।
बौद्ध धर्म से संबंध को देखें तो धार्मिक शिक्षाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। बुद्ध के जीवन, जैमिनी कथाएं और प्रतीक जिसमें कि कमल, चक्र, स्तूप इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी चित्र जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं पाल कला में। भिक्षुओं के अध्ययन और ध्यान के लिए उपयोगी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मूर्ति कला को देखें तो माध्यम, जैसा कि अब हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि काले बेसाल्ट पत्थर का इसमें उपयोग होता था और अन्य स्थानीय पत्थर का भी इस्तेमाल होता था। विशेषताओं में देखें तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों में शांति, करुणा, आध्यात्मिकता आदि का चित्रण किया जाता था। बारीक नक्काशी, बुद्ध की मुद्राएं जैसे कि ध्यान मुद्रा, भय मुद्रा, धर्मचक्र, प्रवर्तन मुद्रा, ये सभी बारीक नक्काशी की जाती थी बुद्ध के मुद्राओं की। ठीक है। कपड़ों और आभूषणों में सूक्ष्मता, आप जब पाल कला के मूर्तियों को देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ आभास होगा कि कितनी सूक्ष्मता से उसमें कारीगरी की गई है। कपड़े और आभूषण देखने से स्पष्ट होता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म से इसमें जुड़ाव देखें तो पूजा के लिए बौद्ध विहारों और स्तूपों में स्थापित हुई थी। बुद्ध के जीवन की घटनाएं जैसे जन्म, बोधि प्राप्ति, परिनिर्वाण, ठीक है, और तांत्रिक प्रभाव देखें तारा, मंजूश्री जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई है। धातु कला में देखें तो कांसे और अन्य धातुओं की जो है वो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। विशेषताओं में देखें तो छोटी मूर्तियाँ, जटिल डिजाइन, तांत्रिक प्रतीकात्मकता था। बौद्ध धर्म से जुड़ाव में देखें तो व्यक्तिगत पूजा और तीर्थ यात्रा के लिए उपयोग होता था। तंत्रवाद के प्रभाव से जटिल प्रतीक जो है वो सामने आई थी। पाल वास्तुकला के लक्षण को देखें तो बौद्ध विहार और मठ, उदाहरण के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। विशेषताओं को देखें तो आयताकार प्रांगण, भिक्षु कक्ष, पूजा स्थल, पुस्तकालय, ये सभी विशेषताएं थी बौद्ध विहारों और मठों की। सादगी और कार्यक्षमता, बाहरी सजावट में बारीक नक्काशी, और इसमें जुड़ाव देखें तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा और ध्यान के ये सभी केंद्र हुआ करते थे। बुद्ध की मूर्तियों और स्तूपों की स्थापना, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पाल कला में बौद्ध धर्म का लगभग मतलब ये कहें कि पूरा जो है उस पर असर था। स्तूप, इसमें स्तूप मिले हैं तो आपको पता है कि स्तूपों के बौद्ध धर्म में क्या, इससे क्या संबंध है आप समझ सकते हैं। तो विशेषताएं क्या थी? गोलाकार आधार है, अंडा का, हालांकि इसका विस्तार पूर्वक हम लोग अगर क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा हम लोग बना सकते हैं। जो आपके जो तोरण हैं और इसके जो भी स्तूप के जो जितने भी संरचनाएं होती है उसे आप समझ लीजिए। ये अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें आप इनपुट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। तो गोलाकार आधार, अंडाकार गुंबद, अंड, बौद्ध ब्रह्मांड दर्शन का प्रतीक ये स्तूप हुआ करती थी। बौद्ध धर्म से संबंध कहें तो बुद्ध के अवशेषों, पवित्र वस्तुओं का वहाँ पर संरक्षण किया गया है। ठीक है। तीर्थ स्थल के रूप में तो परिक्रमा और ध्यान की प्रथा जो है वहाँ पर प्रचलित थी स्तूपों में। और तो देखें कि बौद्ध धर्म से संबंध देखें तो धार्मिक प्रेरणा, शिक्षा और धार्मिक प्रेरणा में बौद्ध दर्शन, प्रतीकवाद और कहानियों का प्रभाव। शिक्षा और प्रचार में देखें तो लघु चित्र और पांडुलिपियाँ, बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार, तंत्रवाद, तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्रभाव विशेष रूप से मूर्तियों और चित्रों में। वैश्विक प्रभाव देखें तो तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध कला का प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि पाल कला ने बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा में नए आयाम जोड़े। यह बंगाल क्षेत्र के लिए गोल्डन एज था, जिसने न केवल शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला दिखाई बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को भी प्रभावित किया। यह राज्य द्वारा बुद्ध धर्म को दिए गए संरक्षण का अंतिम महान चरण भी था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न मतलब ये पाल कला जो है, पाल कला के विभिन्न प्रश्न जो बन सकते हैं उसके हर एक पहलू का हम लोगों ने अवलोकन किया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले प्रश्न में जो कि पटना कलम शैली है, उसे हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।